हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेस्ट फॉर फिनॉल। किसी कंटेनर में कोई कंपाउंड पड़ा हुआ है, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो फिनॉल है या कोई और है। ठीक है, तो सबसे पहले फिनॉल का हमें दो टेस्ट पढ़ना है। एक को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट और दूसरा को बोलते हैं थैलीन डाई टेस्ट। ये दो टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम ये पता करेंगे कि कोई कंपाउंड फिनॉल है या कोई और है। ध्यान देना, फिनॉल बेसिकली होता क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। बट फिनॉलिक ग्रुप किसको बोलते हैं, इस OH को बोलते हैं फिनॉलिक ग्रुप। और अगर कहीं भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसके साथ OH ग्रुप लगा हो तो हम बोलेंगे वो फिनॉलिक OH है। जैसे अगर हम इसको बोलें तो इसको भी फिनॉलिक OH बोलेंगे, जबकि ये पूरा का पूरा फिनॉल नहीं है। बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा है तो इस OH को फिनॉलिक OH बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग एक कार्बन बाद OH जुड़ा है तो ये फिनॉलिक OH नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे फिनॉलिक OH पे, और फिनॉल तो ये वाला कंपाउंड हुआ इनफैक्ट। अब देखो, अगर फिनॉल को या रुक जाओ, इसके पहले कुछ और बता दें। जो फिनॉल होता है ये NaOH के एक्व सॉल्यूशन में सोलेबल होता है, जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्व सॉल्यूशन में इनसोलेबल होता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी जगह कम है, थोड़ा इधर बता लेंगे, उसके बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिनॉल जो होता है NaOH के एक्व सॉल्यूशन में सोलेबल होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्व सॉल्यूशन में इनसोलेबल होता है। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बाद हम इस पे आएंगे। उसके पहले देखते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जब फिनॉल का हम रिएक्शन कराते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ तो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कलरफुल होता है। इस कलर्ड कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा यह डिपेंड करता है कि एक्चुअली में ये फिनॉल है या फिनॉल है या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। जैसे हम इसको फिनॉल बोल रहे हैं, बट यहां पे मिथाइल लगा देंगे तो उसको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बोलेंगे। यहां पे 2 मिथाइल लगा देंगे तो इसको सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बोलेंगे, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, फिनॉल। अगर फिनॉल है तो फिनॉल FeCl3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका कलर वायलेट कलर का होता है। वायलेट। फिनॉल का FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओ, अगर कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स FeCl3 के साथ फिनॉल का रिएक्शन कराओ, वायलेट कलर हो गया तो तुम समझ लो, एक मिनट सॉरी, फिनॉल का FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक और चीज बता दें, FeCl3 का जो एक्व सॉल्यूशन होता है ना, येलो कलर का होता है। मतलब येलो कलर के सॉल्यूशन में फिनॉल मिलाए और वायलेट कलर हो गया सॉल्यूशन। इसका मतलब, या ऐसे सोचो, येलो कलर के सॉल्यूशन में कोई चीज मिलाए और उस सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो गया, इसका मतलब वो कौन है, फिनॉल है। क्योंकि फिनॉल ही है जो FeCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना के वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब सवाल है कि ये तो फिनॉल है, ये सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, मेटा पोजीशन पे मिथाइल है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। इसको बोलते हैं क्रेसॉल। क्रेसॉल इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रेसॉल, मेटा क्रेसॉल, पैरा क्रेसॉल। तो जो ऑर्थो मेटा पैरा क्रेसॉल होता है, और इसको बोलते हैं, ये 1 2 3 पोजीशन पे OH है, रेसोरिसिनॉल RESORCINOL। ठीक है, ये कंपाउंड भी एक तरह से सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ही है। देखो ये फिनॉल है या नहीं है,
ये फिनॉल है या नहीं है, ये फिनॉल है या नहीं है, ये फिनॉल है या नहीं है। तो ये सब कंपाउंड भी FeCl3 के साथ, इनफैक्ट न्यूट्रल FeCl3, इसमें एसिडिक या बेस नहीं मिलाए होते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर्ड कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। बट ये कलर वायलेट हो जरूरी नहीं है, इसमें से कई है जो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है और कई ब्लू बनाता है। किसका वायलेट किसका ब्लू होता है ये याद रखने का जरूरत नहीं है, याद रखो केवल फिनॉल का वायलेट होता है। और ये सब क्रेसॉल हो गया, ऑर्थोक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, ये सब का जो कॉम्प्लेक्स होता है या तो ब्लू होगा या तो वायलेट कलर का होगा। सिमिलरली कैटेकॉल, इसको बोलते हैं कैटेकॉल, ये दोनों OH मेटा पे है तो ये, और ये दोनों OH ऑर्थो पे है तो कैटेकॉल। कैटेकॉल का भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का होता है। मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएं, न्यूट्रल FeCl3 का कलर होता है येलो। अगर ये येलो कलर या तो ब्लू हो जाए या तो ग्रीन हो जाए या तो वायलेट हो जाए या तो रेड हो जाए, ऐसा अगर हो गया तो हो ना हो जो कंपाउंड मिलाए हो फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में उसके पास फिनॉलिक OH है। वो फिनॉल भी हो सकता है या ये सब में से भी कोई हो सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिनॉलिक OH इसके पास भी है, फिनॉलिक OH इसके पास भी है, इसको बोलते हैं 1-नेप्थेनॉल, नेप्थॉल, 1-नेप्थॉल, और इसको बोलते हैं 2-नेप्थॉल। एक्चुअली यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, तो 1-नेप्थॉल और ये 1 2 3 2-नेप्थॉल। और यही दो पॉसिबिलिटी ही है, 1 2 3-नेप्थॉल नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 यहां पे OH लगाओगे तो ये बेसिकली 2-नेप्थॉल ही कहलाएगा, यहां पे OH लगाओगे तो ये बेसिकली 1-नेप्थॉल ही कहलाएगा, यहां पे OH लगाओगे 1-नेप्थॉल ही कहलाएगा। तो या तो 1-नेप्थॉल रहे या 2-नेप्थॉल रहे। ये न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है बट वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, नेप्थॉल कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर थोड़ा चलें, इस कॉम्प्लेक्स को जरा गौर से देखें तो यहां है कौन, फिनॉल। आयरन यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। होता क्या है, यहां से H+ निकलता है तो क्या बनेगा, Fe+3 है और H+ निकल गया तो फिनॉक्साइड बन गया, फिनॉक्साइड। अब ये फिनॉक्साइड ना 6 फिनॉक्साइड इसके साथ जुड़ गया तो बताओ यहां पे चार्ज +3 था और 6 फिनॉक्साइड जुड़ा तो 6 निगेटिव, तो ओवरऑल -3 तो बच गया ना, तो यही -3 बच गया और ये कॉम्प्लेक्स, यही कॉम्प्लेक्स है वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये था तुम्हारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है अगर किसी कंपाउंड को फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालो और वो सॉल्यूशन येलो कलर से ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, रेड हो जाए, वायलेट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, इसका मतलब जो कंपाउंड फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में मिलाए हो उसके पास फिनॉलिक OH है। ठीक है, बस इसके बाद बढ़ते हैं आगे सेकंड टेस्ट के तरफ। जो सेकंड टेस्ट है वो है थैलीन डाई टेस्ट। ये भी फिनॉलिक OH का टेस्ट है। ठीक है, इनफैक्ट ये फिनॉल का टेस्ट केवल नहीं, फिनॉलिक OH का टेस्ट है, फिनॉलिक OH का टेस्ट है। फिनॉल रहेगा वायलेट कलर, बट इतना कुछ याद रहे ना रहे चलेगा, ये याद रखना फिनॉल का FeCl3 के साथ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जरा बढ़ते हैं आगे थैलीन डाई टेस्ट, बट उसके पहले हम इस 2 लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। हम इसको मिटाएंगे पहले। हमने ये बोला कि अगर फेरिक क्लोराइड के साथ कोई कंपाउंड रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसका मतलब वो कंपाउंड में फिनॉलिक OH है। रेड भी रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब भी रेड वाला को एग्जांपल हम लिए नहीं थे लेकिन होता है। देखो जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल वाटर में सोलेबल बहुत कम होता है, नहीं सोलेबल के बराबर, बहुत कम सोलेबल होता है। पहले हमने कभी बात किया इस पे। लेकिन अगर इसी फिनॉल को
NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये डिजोल्व हो जाता है। क्यों डिजोल्व हो जाता है? मतलब अगर एक बीकर में वाटर है और इसमें NaOH मिलाए हुए हो वाटर में, और इसमें अगर फिनॉल मिलाते हो तो ये बड़े आराम से डिजोल्व हो जाएगा। वजह क्या है? ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है और ये जो बेसिक OH है, ये दोनों रिएक्ट कर लेता है और एक सॉल्ट बन जाता है। और तुम जानते हो कि सॉल्ट जनरली वाटर में क्या होता है? सोलेबल होता है। तो इस सोलेबल सॉल्ट के बनने के कारण एक्वस NaOH सॉल्यूशन में सॉरी एक्वस NaOH सॉल्यूशन में फिनॉल डिजोल्व हो जाता है। बट अगर पानी में प्योर वाटर में इसको डालो तो बहुत कम सोलेबल होता है, लगभग इनसोलेबल बोल सकते हो, या बहुत कम सोलेबल होता है। और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस NaOH सॉल्यूशन में अगर फिनॉल को डालो तो बड़े आराम से लगभग 100% डिजोल्व हो जाता है। जितना भी डालो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही डिजोल्व होगा। बट अगर इसी फिनॉल को पानी में नहीं, पानी में हम डिजोल्व कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर फिनॉल को डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व नहीं होता है। वजह क्या है? ये एसिडिक हाइड्रोजन जरूर है, बट इस एसिडिक हाइड्रोजन को NaOH का OH माइनस बड़े आराम से निकाल लेता है। बट इस एसिडिक हाइड्रोजन को सोडियम बाइकार्बोनेट का बाइकार्बोनेट आयन बड़े आराम से निकाल नहीं पाता है। और नहीं निकाल पाता है तो इस तरह का कोई सॉल्ट O Na+ और H2CO3 ये नहीं बन पाता है। अगर ये बन पाता तो पक्का ये डिजोल्व हो जाता, बट ये नहीं बन पाता। इसका एक और लॉजिक है। हमने बताया है कि बताओ जो एसिड होता है RCOOH, ये ज्यादा एसिडिक होता है। देन कौन होता है? देन होता है फिनॉल। ठीक है, इसके बाद कौन होता है? इसके बाद होता है अल्कोहल, और इसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिए? गड़बड़ लिख दिए, हाँ, थोड़ा सा हमने गलत लिखा है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखो, जो एसिड होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है, इसके बाद होता है कार्बोनिक एसिड, इसके बाद होता है फिनॉल, इसके बाद होता है कोई अल्कोहल। तो कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट से फिनॉल का अगर रिएक्शन कराएं तो फिनॉल चूंकि कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनॉल कार्बोनिक एसिड से चूंकि कम एसिडिक होता है तो वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस बाहर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही वजह है कि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से बाइकार्बोनेट आयन को बाहर कार्बोनिक एसिड बना के नहीं कर पाता है। जबकि अगर इसी फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 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 डाल दो, जिसको कि पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 1 मिनट कॉल आ रहा है। हम ये बोल रहे थे कि अगर इसी फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दो, जिसको कि पिक्रिक एसिड बोलते हैं या ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप लगने के बाद इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हो जाता है कि इससे ज्यादा हो जाता है। वैसे केस में अगर यहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दें और इसका इसके साथ रिएक्शन कराएं, तब पक्का
फिर ये जो ट्राइनाइट्रोफिनॉल है इसके एक्वा सॉल्यूशन में भी डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा 3 नाइट्रो ग्रुप लगने से ये इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि इससे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और इससे ज्यादा एसिडिक होने का मतलब है कि इसका सॉल्ट से एसिड को पिक्रिक एसिड रिप्लेस कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा कुछ लिखें, इसका रिएक्शन करा दें NaHCO3 के साथ, तो क्या होगा? ये जो कंपाउंड है इसको बाहर करेगा और बनेगा ये बनेगा, और साथ में H2CO3 बनेगा, जो कि थर्मली अनस्टेबल होने के कारण CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होगा, बट अगर यही टाइनाइट्रोफिनॉल हुआ तो सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन में बड़े आराम से सोलेबल होगा। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कोई कंपाउंड है जो NaOH के सॉल्यूशन में सोलेबल हो रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में सोलेबल नहीं हो रहा है, तो वो फिनॉल हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं थैलीन डाई टेस्ट के तरफ। थैलीन डाई टेस्ट क्या है जरा समझना। बहुत पहले पढ़े थे एक फिनोल्फथलीन इंडिकेटर टाइट्रेशन में। एक्चुअली यहां पे हम उसी को बनाने वाले हैं। करते क्या है, हम फिनॉल लेते हैं। फिनॉल का हम थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। अगर इससे वाटर निकाल दो तो जो बनता है उसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। यह है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब फिनॉल का रिएक्शन, जब फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल्फथलीन बनता है। वही फिनोल्फथलीन जो टाइट्रेशन में यूज हुआ था एज ए इंडिकेटर। इस फिनोल्फथलीन में अगर बेस मिलाते हैं तो तुम जानते थे बेस मिलाने पे फिनोल्फथलीन अपना कलर बदलता था और कलरलेस टू पिंक हो जाता था। बट बेस अगर ज्यादा मिला दोगे तो इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड दिया है और तुम्हें पता करना कि ये कंपाउंड फिनॉल है या नहीं है, ये इसमें जो कंपाउंड है ये फिनॉल है या नहीं है, तो इसमें तुम मिलाओ। क्या मिलाओगे? थैलिक एनहाइड्राइड एंड सम ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 मिला दिए। इसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें फिर से क्या मिलाओ? NaOH मिलाओ। अगर NaOH मिलाए और ये पिंक हो गया, इसका मतलब ये जो कंपाउंड था अननोन कंपाउंड, वो कौन था? फिनॉल था। फिर से हम बोल रहे हैं, किसी कंटेनर में कोई कंपाउंड पड़ा हुआ, तुमको टेस्ट करना ये फिनॉल है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इसको कोनिकल फ्लास्क में लो और इसमें FeCl3 मिलाओ। अगर मिलाने से ये वायलेट कलर का हो गया, वायलेट कलर का हो गया, इसका मतलब ये फिनॉल है। दूसरा टेस्ट क्या है कि जो भी नॉन कंपाउंड था वो फिनॉल है या नहीं, वो टेस्ट करना है। तो उसको कोनिकल फ्लास्क में रखो। फिर इसमें क्या करो? थैलिक एनहाइड्राइड लो, थैलिक एनहाइड्राइड ले लो और उसके बाद सम ड्रॉप ऑफ H2SO4 डालो, H2SO4 एंड थैलिक एनहाइड्राइड ये मिलाओ और H2SO4 का सम ड्रॉप मिलाओ। उसके बाद जो कुछ भी बना होगा थोड़ा देर छोड़ दो, बनने दो। उसके बाद इसमें फिर से मिलाओ क्या? NaOH। NaOH जैसे ही मिलाओगे ये अगर पिंक हो जाएगा तो तुम समझ लो कि इसमें जो अननोन कंपाउंड था वो कौन था? फिनॉल था। ठीक है, तो अगर फिनॉल रहेगा और थैलीन डाई टेस्ट करोगे तो फिनॉल कैसा कलर शो करेगा? फिनॉल कैसा कलर शो करेगा? पिंक। लेकिन अगर ये जो बेस मिला रहे हो ये बेस
बहुत ज्यादा मिला दोगे तो फिर से पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा। बट ये फिनॉल के जगह पे फिनॉल का कोई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हो, जैसे ऑर्थोक्रेसॉल हो, तो ये जो कंपाउंड बनता है, यहां जो पिंक कलर है उस केस में यहां पे रेड कलर आता है। और अगर मेटाक्रेसॉल रहे तो ब्लूइश पर्पल कलर आता है, और अगर पैराक्रेसॉल रहे तो कोई कलर नहीं आता है। अगर 1-2 पे पोजीशन पे OH हो तो ब्लू कलर आता है, 1-3 पे OH हो तो ग्रीन कलर आता है। ठीक है, इतना सब कुछ याद रहे न रहे चलेगा, बट इतना जरूर याद रखना, फिनॉल थैलीन डाई टेस्ट में पिंक कलर शो करता है, फिनॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट में वायलेट कलर शो करता है। ठीक है, तो फिनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल FeCl3 के साथ कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल थाइलिक एनहाइड्राइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद उसके बाद जब NaOH देते हैं तो कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है या कलर कंपाउंड बनाता है। बट यहां भी दो एक एक्सेप्शन है, देखो पैराक्रेसॉल ये कोई कलर नहीं देता है, और फेरिक क्लोराइड टेस्ट में कौन था एक्सेप्शन, नेप्थॉल, 1 नेप्थॉल और 2 नेप्थॉल, कोई कलर शो नहीं करता था। ठीक है, अब एक और चीज पे हम ध्यान देंगे, हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ये कैसे रिएक्शन हुआ है। हालांकि ये मैकेनिज्म तुम्हें नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, इस मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तो बात करेंगे। अब जरा गौर करो, अगर तुम स्कूल लैब में टाइट्रेशन किए होगे या फिर हमने टाइट्रेशन तुमको पढ़ाया तो उस समय ध्यान दिए होगे, तो हमने बोला होगा कि जब एसिड का कंसंट्रेशन निकालना होता है और एसिड अननोन है, इसका कंसंट्रेशन पता नहीं है, बेस के कंसंट्रेशन से एसिड का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं, और जो एसिड है वो कोनिकल फ्लास्क में है, और नॉन बेस मतलब जिसका कंसंट्रेशन पता है वो बेस ब्यूरेट में है, और वैसे केस में इसमें फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किए हैं, तो बेस जब मिलाएंगे पहले तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो इसका ये तो कलरलेस होगा, लेकिन जैसे ही बेस मिलाएंगे ड्रॉप वाइज गिरेगा, बेस गिरेगा तो एक टाइम आएगा कि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के कारण इसका कलर पिंक हो जाएगा। प्रिकॉशन लेना जरूरी है, बेस अगर ज्यादा मिला दोगे तो पिंक होने के बाद फिर कलरलेस भी हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया। यहां पे हमने बताया पिंक आने के बाद एक्सेस NaOH जाने पे कलरलेस हो जाता है। तो टाइट्रेशन जब करते हैं लैब में तो ड्रॉप वाइज गिराता है, ऐसा ना हो कि ढेर सारा बेस मिला दिया, पता चला पिंक आया भी और कलरलेस भी हो गया, हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि पिंक कलर आने पे तो हमको ब्यूरेट को बंद करना होता है ना। हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। ये जो अभी हम कुछ बोल रहे हैं ये टाइट्रेशन का पॉइंट है, शायद तुम भूल गए होगे तो दिक्कत हो सकता है, तो हम बहुत ज्यादा इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। हालांकि मैकेनिज्म भी उतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी देखते हैं थोड़ा मैकेनिज्म। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह का मैकेनिज्म पहले भी हम देखे हैं EAS में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, जब DDT हमने बनाया था और ये रिएक्शन भी हमने कराया था। जरा गौर करो हुआ क्या है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ध्यान देना। ये जो OH है यहाँ पे ठीक ठाक हिंड्रेंस है, और ये भी थोड़ा हिंडर्ड साइट है, तो ये ठीक ठाक हिंड्रेंस है यहाँ पे, जिसके वजह से होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ये इधर आता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, और यहाँ से अटैक करता है इधर, और ये जाता है ऊपर, और इस तरह से देखो क्या बन जाएगा। और ये बना। अब चूंकि एक कार्बन पे 4 ग्रुप अनस्टेबल होता है, मौका मिलेगा तो ये 3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां भी वही होता है बेसिकली। नहीं मौका मिलेगा तब तो 4 रहेगा, अदरवाइज ये 3 ग्रुप करना चाहेगा तो ये फिर नीचे आएगा और ये निकल जाएगा बाहर
देखो क्या बना, कोई कॉल आ रहा है। यहां से जो H प्लस निकला उसको यहां पे दे दो, तो ये OH होगी, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हद है यार, कौन कॉल कर रहा है। इसके बाद देखो, अभी जो दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आया, ये इधर, ये इधर, और यहां से अटैक किया, फिर यहां पे, और ये गया इधर। देखो क्या बनेगा, और ये हुआ। ठीक है, अब देखो, जरा सोचो, ये बना होगा ना, मतलब एक O माइनस है और एक, नहीं नहीं ये नहीं, अभी तो ये बनाना है अभी तो। इसके बाद देखो क्या होगा, यहां वाला H को, यहां पे H है ना, ये यहां पे H, इसको टॉटोमेराइज करा दो, ये टॉटोमेराइज, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यहां से H प्लस निकला, H प्लस को यहां दे दो, ठीक है। अब देखो, चूंकि H2SO4 है और एसिड भी है, फिनॉल भी है, सॉरी एसिड भी है, अल्कोहल भी है, तो ईस्टर बन जाएगा, बना दो ईस्टर, वाटर निकलेगा और ईस्टर बन जाएगा। ईस्टर बनेगा तो देखो यही वाला एग्जैक्टली बन जाएगा, यहां से ये O, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, एग्जैक्टली ये फिनोप्थिलीन बन जाएगा। ये बन गया। एक और चीज, इसको भी टॉटोमेराइज करा दो, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको भी टॉटोमेराइज करा दो, एक दो स्टेप और लगेगा, इसको टॉटोमेराइज करा दो, ये बन जाएगा, और ये बन गया तुम्हारा फिनॉल थैलीन। फिनोप्थिलीन, ठीक है। अब ये होता है कलरलेस, कलरलेस, बट इसमें अगर NaOH मिला दोगे, NaOH मिला दोगे, इसमें अगर NaOH मिला दोगे तो ये कलरलेस से पिंक कलर हो जाता है, बट ये इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण पिंक होता है। अब जरा गौर करो, जब इसमें NaOH मिलाओगे तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा बेस होने के कारण, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा। अब गौर करना, यहां से H प्लस निकला, एक H प्लस निकालो, पहले एक H प्लस निकालो, निगेटिव चार्ज आएगा,
मेरे को जगह नहीं मिल रहा है, बट फिर भी यहां से H प्लस निकालो, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर खुल गया। देखो क्या बन गया, और ये रह गया एज इट इज, एज इट इज नहीं मतलब O माइनस बनकर रह गया, ये रह गया। ये हुआ NaOH मिलने के बाद, और यही कंपाउंड पिंक कलर का होता है, पिंक। इनफैक्ट जहां कहीं भी बहुत दूर तक रेजोनेंस होता है तो वो कंपाउंड कलर्ड होता है। देखो ये पूरा 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 ये सब कंजुगेशन में है, जिसके वजह से एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, जिसके वजह से ये पिंक कलर है। बट इसी में अगर NaOH एक्सेस दे दिए और दे दिए तो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें कि इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें तो रेजोनेंस है, इसमें तो रेजोनेंस है, बट ये पूरा सब में रेजोनेंस नहीं हो रहा है ये sp3 होने की वजह से, जिसके वजह से ये फिर से कलरलेस हो जाता है। जरा गौर करना ये बना कैसे होगा। NaOH जो है, NaOH का OH माइनस यहां पे अटैक कराओ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, हो गया। यही है ना, और यहां पे क्या है OH, OH, ये फिर से क्या हो गया कलरलेस। ठीक है, तो ये था ओवरऑल थैलिन डाई टेस्ट। इतना कुछ पढ़े बट इसको शॉर्ट में क्या हम समझें तो वो देखो, शॉर्ट में तुमको बस दो लाइन याद रखना है कम से कम। हम इसको मिटाएंगे, फटाफट पॉज करके लिख लो। शॉर्ट में तुमको ये याद रखना है कि अगर कोई अननोन कंपाउंड ए है और इसको न्यूट्रल FeCl3 मतलब न एसिड न बेस, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, और अगर वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, कलर कंपाउंड या वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बने या वायलेट कलरेशन आए तो हम समझ लेंगे ये कंपाउंड कौन है, या तो फिनॉल है या इसके पास फिनॉलिक OH है। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। इनफैक्ट वायलेट आए तो समझ लेना कि फिनॉल ही है, बट वायलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसमें से कोई भी आए इसका मतलब है, इसमें से कोई भी आए इसका मतलब है या तो ये फिनॉल है या इसके पास फिनॉलिक OH है। फिनॉलिक OH का मतलब हुआ कि ये यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, मतलब नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, एक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई कंपाउंड ए है, हमें नहीं पता है, इसमें थैलिक अनहाइड्राइड हम मिलाए, थैलिक अनहाइड्राइड मिलाए और H2SO4 दे दिए, सम ड्रॉप ऑफ H2SO4, इसके बाद जो कुछ भी बना इसमें NaOH दे दिए और पिंक कलर आ गया, इसका मतलब ये कौन है, फिनॉल है। अगर पिंक के अलावा रेड, ग्रीन ये सब भी आया, इसका मतलब ये फिनॉल नहीं भी हो सकता है, बट फिनॉलिक OH जरूर है। और पिंक आ जाए तब तो ये फिनॉल ही है, बट पिंक ना आकर रेड, ग्रीन या कोई दूसरा कलर आए तो इसमें फिनॉलिक OH जरूर है। ठीक है, और इतना जरूर याद रखना, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन क्या था, पैराक्रेसॉल, ये थैलिन डाई टेस्ट नहीं देता है, और इसमें एक्सेप्शन क्या था FeCl3 वाले में, ये और ये दोनों
टेस्ट नहीं देता है, मतलब कलर कंपाउंड FeCl3 के साथ नहीं बनाता है। ये था ओवरऑल टेस्ट फॉर फिनॉल। कम से कम इतना याद रखना, जो लास्ट में अभी बोर्ड पे लिखा हुआ इतना याद रखना, अगर पूरा याद ना रहे नहीं रहे तो। बट है ये इंपॉर्टेंट नीट के लिए, मेन के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए, तो याद रहना चाहिए कम से कम इतना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन के साथ।